हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा लोक प्रशासन सब्जेक्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे नौकरशाही का अर्थ एवं परिभाषा, नौकरशाही के प्रकार और नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं। नौकरशाही की अवधारणा के बारे में इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए साथ ही महत्वपूर्ण की पॉइंट और फैक्ट के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो सीरीज प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब करेगा और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सर्वप्रथम हम बात करते हैं नौकरशाही का अर्थ, ब्यूरोक्रेसी। इसका अर्थ क्या है? नौकरशाही शब्द अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है और ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से हुई है। यानी ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से हुई है और जिसका अर्थ होता है मेज अथवा डेस्क। फ्रांस में डेस्क पर ढके कपड़े को कुरल कहा जाता है। इससे निर्मित ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का द्योतक है, यानी प्रतीक माना जाता है ब्यूरो शब्द। आगे हम इसके बारे में बात करें। सने सने जहां कहीं भी सरकार का संकुचित दृष्टिकोण एवं स्वेच्छाचारिता नजर आती थी, वहां नौकरशाही शब्द प्रयुक्त किया जाने लगा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार यदि इसकी हम परिभाषा की बात करें, जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह, प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो के शासन से है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मतानुसार जो परिभाषा है ब्यूरोक्रेसी की, जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का शासन होता है, प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो के शासन से है। नेक्स्ट प्रमुख विद्वान आते हैं जॉन ए विंग के शब्दों में विकृति एवं परिहास के कारण ब्यूरोक्रेसी शब्द का अर्थ कार्य में गड़बड़ी, मनमानी, अतिव्यय, हस्तक्षेप तथा वर्गीकरण माने जाने लगा है। इन्होंने कहा कि विकृति एवं परिहास के कारण जो ब्यूरोक्रेसी शब्द का अर्थ है वो कार्य में गड़बड़ी, मनमानी, अतिव्यय, हस्तक्षेप तथा वर्गीकरण माने जाने लगा है। नेक्स्ट प्रमुख विद्वान हैं कार्ल जे फ्रेडरिक। इन्होंने कहा कि नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। महत्वपूर्ण परिभाषा है कार्ल जे फ्रेडरिक की। इन्होंने कहा कि नौकरशाही उन लोगों का एक पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त एक संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह परिभाषा कार्ल जे फ्रेडरिक की है। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करें, पॉल एच एपलबी के मतानुसार नौकरशाही प्राविधिक दृष्टि से योग्य कर्मचारियों का एक ऐसा संगठित वर्ग है जिसका संगठन पद सोपानी व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण परिभाषा है पॉल एच एपलबी की, जिन्होंने कहा कि नौकरशाही प्राविधिक दृष्टि से योग्य कर्मचारियों का एक ऐसा संगठन है जिसका संगठन पद सोपानी व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। यह बात पॉल एच एपलबी ने अपने विचारों में व्यक्त की है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नौकरशाही के प्रकार। नौकरशाही के प्रकार, टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहां हम प्रमुख विद्वान एफ एम मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण को बढ़ेंगे।
एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला इन्होंने बताया अभिभावक नौकरशाही, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता पर आधारित नौकरशाही। ये इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार, जो क्रमशः निम्न प्रकार है। अभिभावक नौकरशाही, उसके बाद जातीय नौकरशाही, और उसके बाद संरक्षक नौकरशाही, उसके बाद योग्यता पर आधारित नौकरशाही। पिछले वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से सवाल कई बार पूछा गया है कि एफएम मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का प्रकार है या नहीं है। एफएम मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण को क्रमशः बताइए। तो इनका क्रम यह रहेगा, पहला अभिभावक नौकरशाही, उसके बाद जातीय नौकरशाही, उसके बाद संरक्षक नौकरशाही, और उसके बाद योग्यता पर आधारित नौकरशाही। इनका क्रम भी यहां से पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो 4 प्रकार है एफएम मार्क्स की। अब आइए प्रत्येक के बारे में विस्तार से बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिभावक नौकरशाही, जो नौकरशाही का पहला प्रकार है एफएम मार्क्स द्वारा बताया गया। यह नौकरशाही जनहित की भावना से प्रेरित होती है। अभिभावक नौकरशाही होती है, यह नौकरशाही जनहित की भावना से प्रेरित होती है। मार्क्स ने इस नौकरशाही को 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पहला तो इन्होंने बताया है चीन की नौकरशाही, जो सुंग काल से 960 ईस्वी तक थी। दूसरा इन्होंने कहा परसा की नौकरशाही, जो 1640 से 1950 तक थी। ये उन्होंने उदाहरण बताए हैं इस अभिभावक नौकरशाही के एफएम मार्क्स ने। चीनी नौकरशाही सुंग काल से 960 ईस्वी तक, और परसा की नौकरशाही 1640 से 1950 तक। यह नौकरशाही परंपरावादी एवं रूढ़िवादी प्रकृति की मानी जाती है। इस प्रकार की नौकरशाही न्यायपूर्ण एवं लोक हितकारी होने के साथ साथ अन उत्तरदायी भी होती है। यानी इस प्रकार की नौकरशाही परंपरावादी और रूढ़िवादी प्रकृति की मानी जाती हैं, और नौकरशाही न्यायपूर्ण एवं लोक हितकारी होने के साथ साथ अन उत्तरदायी भी होती है। यह बात एफएम मार्क्स ने अभिभावक नौकरशाही के बारे में बताई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रकार की ओर। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रकार, जो कास्ट ब्यूरोक्रेसी है, जातीय नौकरशाही। राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता एक ही वर्ग विशेष के हाथों में होने पर जातीय नौकरशाही अस्तित्व में आती है। एफएम मार्क्स कहते हैं कि जब राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता एक ही वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रित होने के कारण जातीय नौकरशाही अस्तित्व में आती है, और इस प्रकार की नौकरशाही का आधार एक वर्ग विशेष होता है, उसका हित साधना होता है। यह नौकरशाही में केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है जो उच्चतर वर्गों से संबंधित होते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो प्राचीन रोमन साम्राज्य, जापान का मेजी संविधान इसी प्रकार का उदाहरण माना जाता है। यानी जातीय नौकरशाही राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता के एक वर्ग विशेष को महत्व प्रदान करती है। यह नौकरशाही केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है जो उच्चतर वर्गों से संबंधित होते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो प्राचीन रोमन साम्राज्य और जापान का मेजी संविधान इस प्रकार की नौकरशाही का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट हम एफएम मार्क्स के नौकरशाही के प्रकार का तीसरा प्रकार है संरक्षक नौकरशाही। इसमें लोक सेवकों की नियुक्ति राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। संरक्षक नौकरशाही है जिसमें लोक सेवकों की नियुक्ति राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। विजयी राजनीतिज्ञ अपने समर्थकों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करते हैं। राजनेताओं द्वारा प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका दूसरा नाम लूट पद्धति है। यानी संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम लूट पद्धति है, और अमेरिका में इस प्रकार की नौकरशाही पाई जाती है। यहां से भी सवाल पूछा गया है कि संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम क्या है, तो लूट पद्धति। कहां पर पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। जो विजयी राजनेता होते हैं वो अपने चाहते लोक सेवकों की नियुक्ति करते हैं उच्च पदों पर, और अमेरिका है जो इस प्रकार की नौकरशाही का एक प्रमुख उदाहरण हमारे सामने आता है।
संरक्षक नौकरशाही। आप वीडियो को रोककर आसानी से इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। संरक्षक नौकरशाही में लोक सेवकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी जो संरक्षक नौकरशाही अमेरिका में पाई जाती है, इसमें लोक सेवकों की शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, वरन उन से सत्ताधारी दल की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता की मांग की जाती है कि वे राजनेताओं के जो भी कार्यक्रम और नीतियां हैं उनके प्रति उत्तरदायी होंगी। उनका मुख्य कार्य राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न रखना होता है। इस प्रकार की नौकरशाही में लोक सेवकों का जो मुख्य कार्य है वो राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न रखना है, उनके अनुसार कार्य करना होता है, उनके विरोध नहीं। अंतिम प्रकार है एफएम मार्क्स के द्वारा जो नौकरशाही का अंतिम प्रकार बताया गया है वो है योग्यता पर आधारित नौकरशाही, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। इसमें लोक सेवकों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। यानी योग्यता पर आधारित नौकरशाही है, इसमें लोक सेवकों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है, मेरिट के आधार पर किया जाता है। योग्यता की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। आधुनिक लोकतंत्रों में इस प्रकार की नौकरशाही पाई जाती है। इसमें राजनीतिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता के स्थान पर देश के संविधान एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता देखने को मिलती है। यानी जो योग्यता पर आधारित नौकरशाही है, इसमें जो लोक सेवक है वह राजनीतिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते, उसके स्थान पर वे संविधान और कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि राजनेताओं के प्रति। तो योग्यता पर आधारित नौकरशाही, इसका उदाहरण हम भारत कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं क्या है, क्या उभर कर हमारे सामने आती है। तो यह था एफएम मार्क्स का नौकरशाही का वर्गीकरण। इन्होंने 4 प्रकार की नौकरशाही बताई है। सबसे पहली इन्होंने बताई थी अभिभावक नौकरशाही, उसके बाद इन्होंने बताई क्रमशः जातीय नौकरशाही, उसके बाद इन्होंने प्रकार बताया संरक्षक नौकरशाही का, और उसके बाद उन्होंने प्रकार बताया योग्यता पर आधारित नौकरशाही। ये 4 प्रकार है एफएम मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के बताए गए। नौकरशाही की विशेषताएं। वर्तमान में नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती है। शासन व्यवस्था का अनिवार्य अंग माना जाता है। यानी नौकरशाही है जो शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। कोई भी प्रशासन लोक सेवा के बिना अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। नौकरशाही का अस्तित्व किसी भी प्रकार के समाज में हो सकता है। यह किसी भी शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। यानी नौकरशाही के बिना आप उत्तरदायी शासन, सुशासन की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा है निश्चित नियम होते हैं। नौकरशाही व्यवस्था में निश्चित नियम होते हैं। प्रशासकीय संगठनों में सभी कार्य निश्चित नियमों के आधार पर संपादित किए जाते हैं। निश्चित नियमों के तहत कार्यों को उचित विधि से संपादित करने हेतु कुछ अधिकार सौंपे जाते हैं लोक सेवकों को। इन अधिकारों की अपनी अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं। यानी निश्चित नियम होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है प्रशिक्षित कार्यकर्ता। नौकरशाही के अंतर्गत प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं। वर्तमान में नौकरशाही के कार्यकर्ता व्यावसायिक प्रवृत्ति के होने के कारण योग्य एवं प्रशिक्षित होते हैं। इन प्रशासकों का चयन भी योग्यता परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इस समय नौकरशाहों का योग्य और कुशल होना स्वाभाविक ही उत्तरदायी शासन और कुशल प्रशासन की एक अनूठी विशेषता को इंगित करता है। नेक्स्ट हम विशेषता के बारे में बात करें, पद सोपान व्यवस्था। नौकरशाही तंत्र में संगठन एक पिरामिड के रूप में होता है। प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है, उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। इस व्यवस्था में संगठन में एक बड़ी सीमा तक अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना बनी रहती है। यानी पद सोपानी व्यवस्था पर आधारित होती है। पांचवी नौकरशाही की विशेषता है कार्य का विभाजन पाया जाता है।
नौकरशाही की पद सौंपाने व्यवस्था में कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। यह विभाजन वैधानिक एवं तार्किक आधार पर किया जाता है। प्रत्येक कार्मिक के कर्तव्यों एवं अधिकारों का विभाजन वैधानिक आधार पर किया जाता है। यानी प्रत्येक लोक सेवक को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं और वे अपने उन उत्तरदायित्वों को भली भांति वैधानिक एवं तार्किक नियमों के आधार पर संपादित करते हैं। छठी विशेषता है लिखित कार्रवाई। नौकरशाही की छठी विशेषता है लिखित कार्यवाही। नौकरशाही की एक विशेषता यह है कि इसमें समस्त कार्य लिखित दस्तावेजों के रूप में होते हैं। निर्णय भी लिखित दिए जाते हैं। नियम, अधिकार, कर्तव्य, क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं निर्णय सभी कुछ लिखित में होते हैं। यह भी एक इसकी अनूठी विशेषता है, लिखित कार्यवाही। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत संक्षेप में नौकरशाही का अर्थ एवं परिभाषा, नौकरशाही के प्रकार एफएम मार्क्स के द्वारा जो बताए गए 4 प्रकार बताए गए उनके बारे में और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।